हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो पहले लेक्चर में सॉल्यूशन के हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म्स, क्या होती है कंसंट्रेशन, क्यों आई थी, स्ट्रेंथ क्यों ले गए मोलैरिटी की तरफ, क्यों चाहिए मोलैलिटी, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है। ये सब बातें हमने कर ली, कुछ सवाल हमने करे थे एंड आई होप आपने वो सवाल अपनी होमवर्क कॉपी पे भी अच्छे से कर लिए हैं। बच्चों, मुसीबत यह है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद नहीं करोगे, उन सवालों को फिर से होमवर्क कॉपी पे नहीं करोगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। रूल्स वही हैं, क्लास वर्क कॉपी और होमवर्क कॉपी, ये दो आपको जरूर लेके चलनी है। इन्हीं के बेसिस पे आप जो यहां इस क्लास में करेंगे, फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूं, एक बार में पूरा बैठ के इस वीडियो को आप देखेंगे, सारी बातें क्लास वर्क कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक वैसे ही कि मैं आपके सामने बैठा हूं। ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है बाद में कर लेंगे। जैसे ही सोचोगे बाद में करेंगे, वैसे ही आपकी तबाही शुरू। बाद में नहीं, अभी करो, एक ही बार में करो। उसके बाद जो आपने करा है उसको होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन ट्राई करो, इतना जरूर करना। मैंने आपसे पहले लेक्चर में कहा था कि जो बच्चे नॉर्मेलिटी सीखना चाहते हैं प्लीज मुझे बताएं। काफी मैसेजेस आए हैं, तो आज मैं शुरुआत नॉर्मेलिटी से करूंगा। नॉर्मेलिटी कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग करती है और बहुत कुछ सिखाती है। केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें आपको सीखने के लिए हैं, सिर्फ ये नहीं कि एक सब्जेक्ट है हम करे चले जा रहे हैं, यहां पर सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, और चलते हुए अपने बोर्ड की तरफ। आज के सेशन में नॉर्मेलिटी की बात अब शुरू होगी। दोस्तों, एक बात बड़े क्लैरिटी से समझना, नॉर्मेलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अब शुरू करते हैं, इक्विवेलेंट मास। भाई ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, आइए जरा समझते हैं। बच्चों, हम आफ्टर दिस क्लास आप बड़े आनंदित थे, आप बड़े खुश थे कि चलो जी आज हमने ये चीज सीख ली। अब आपने डिसाइड किया कि चलो पार्टी देते हैं। अब आप मुझे और सर को लेके, पांडे सर को लेके चलेगा कि चलो जी पार्टी देते हैं और समोसे वगैरह खा के आते हैं। आपके पास 1,000 रुपए थे, आपने 100 रुपए हम दोनों पे खर्च कर दिए समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स में, चाय वाय में। अब बच्चों एक चीज सोचो, क्या आप हमें आपके पूरे 1,000 रुपए से कोई मतलब है? नहीं, हमारे ऊपर 100 रुपए खर्च हुए, हमें तो उसी से मतलब है। हमने उन्हीं 100 रुपए पे ही ध्यान लगाना। आप पे प्रॉपर्टी जितनी मर्जी हो, हमारे लिए तो वो 100 रुपए आपने खर्च करे हैं, वही आपकी प्रॉपर्टी का इक्विवेलेंट है। ठीक ऐसे ही AlCl3 बना, एक एल्यूमिनियम तीन तीन Cl के साथ कंबाइन था। एल्यूमिनियम का मास 27 है। क्लोरीन से पूछा गया, क्लोरीन आप बताओ एल्यूमिनियम का मास कितना है। क्लोरीन कहता है कि जी हमें तो 9 ग्राम पता है एल्यूमिनियम का मास। हमने कहा भाई ये कैसे, उसका तो 27 है। क्लोरीन कहता 27 होगा अपने घर पे, हमारे लिए तो 9 ग्राम है। हमें तो 9 ग्राम मिल रहा है, ईच क्लोरीन को कितना मिल रहा है बेटा, 9 ग्राम एल्यूमिनियम मिल रहा है ना। तो चाहे 27 हो, क्लोरीन के लिए तो ये 9 ग्राम ही है। एल्यूमिनियम का 27 ग्राम, क्लोरीन को दिख रहा है 9 ग्राम, तो यानी ये इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट मास अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट मास दैट रिएक्ट्स। डन है बच्चों, एग्जैक्ट मास दैट रिएक्ट्स। क्या हुआ इस चीज का जरा समझते हैं। मान लीजिए वही पार्टी के बाद मैंने देखा ब्रिटानिया वाले वो केक आते हैं, बढ़िया फ्रूट वाले केक, उसका एक पैकेट पड़ा है। मैंने कहा यार ये वाला पैकेट भी लेंगे, ये भी खाएंगे, पार्टी में मजा आ जाएगा। आपने कहा ठीक है सर ले लो। हमने वो ब्रिटानिया वाला केक लिया। केक के रैपर पे लिखा था इसके अंदर इतने ग्राम आटा है, इतने ग्राम चीनी है, इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम वो है। जब पैकेट खोला तो 10 पीस ऑफ केक मिले। पैकेट खोला, 10 पीस ऑफ केक मिले। ध्यान से समझना, पैकेट के ऊपर लिखा था इतने ग्राम आटा, इतने ग्राम चीनी, इतने ग्राम ये, इतने ग्राम वो। अंदर खोला 10 केक मिले। अब उस एक केक को बनाने में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आटा लगता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चीनी लगती है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ और चीजें लगती हैं। तो आटे का फिक्स्ड उसको बनाने में जो लग रहा है वो आटे का इक्विवेलेंट वेट है फॉर दैट केक।
यानी एक पर्टिकुलर चीज जब डिजाइन होती है तो उसके अंदर कितना वो सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहा है, वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास है। अगर मैं दिन भर में 6 क्लासेस लेता हूं और आपके बैच की 1 क्लास लेता हूं, तो आप तो पूरी तरह समर्पित हैं उस क्लास को देखने के लिए, और मैं 1/6 6 क्लास में से 1 क्लास आपके साथ दे रहा हूं, तो मैं आपके साथ 1/6 कंबाइन हो रहा हूं। सीधी सी बात है, ये मतलब है इक्विवेलेंट मास का। इसी तरीके से अगर मान लो ब्रिटानिया वाले केक की जगह AlCl3 का आपका ये केक का पैकेट होता, तो उसके अंदर क्या होता, जरा ध्यान से समझना। उस केक के रैपर पे लिखा होता कि जी इसके अंदर, रैपर पे लिखा होता कि इसके अंदर एल्यूमिनियम है जी 27 ग्राम और क्लोरीन है जी 106.5 ग्राम। 3 क्लोरीन है ना भैया, 35.5 के, तो 106.5 इसके पास क्लोरीन है। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन जब रैपर खोलते, अंदर मिलते 3 केक। ईच केक 9 ग्राम एल्यूमिनियम और 35.5 ग्राम क्लोरीन का बना होता भैया। काजू की बर्फी है, इतना इसमें काजू और इतना इसमें खोया है, वही चीज है। एल्यूमिनियम की बर्फी है, इसमें 9 ग्राम एल्यूमिनियम पर 35.5 ग्राम क्लोरीन से मिला है, और ऐसे 3 केक मिलते, इसी को तो बोल देते हो बेटा एन फैक्टर, कि वो सारे इंग्रेडिएंट में से फिक्स प्रोपोर्शन में कैसे कैसे आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, और उस कॉम्बिनेशन से कितने कितने आपको सिस्टम मिल रहे हैं, यही एन फैक्टर है। AlCl3 का 3 है। अब अगला सवाल आपके जहन में आएगा, सर ये तो आपने चलो बढ़िया बात बता दी, लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालने का कोई फॉर्मूला भी दे दो रे, ताकि इजी हो जाए। अभी लो भाई, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। देखो यहां पर हमने देखा था एल्यूमिनियम का 27 ग्राम, क्लोरीन का 106.5 ग्राम, और अगर एल्यूमिनियम का 9 ग्राम इक्विवेलेंट मास आ रहा है 27 की बजाय, तो इसका मतलब है क्या, मोलर मास अपॉन वैलेंसी कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट मिल जाएगा। वैलेंसी क्या है भैया, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने पार्ट्स में वो कंबाइन हो सकता है। 3 से डिवाइड हो रहा है ना एल्यूमिनियम, तो फॉर एल्यूमिनियम 27/3 दैट विल बी 9 ग्राम। फॉर मैग्नीशियम निकालने लगोगे तो 24/2 दैट इज 12 ग्राम। इस तरीके से समझना है। सिर्फ यही नहीं समझा रहा ये, कि एक और मस्त चीज हमें समझा रहा है। याद है बच्चों, क्लास 10th में मेटल की एक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी थी। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, फिर तुम्हारा कैल्शियम, अरे एक मिनट, कोई नहीं कैल्शियम मांगेगा आज, ये सीक्वेंस है जी, है ना, हमने ऐसे याद किया था, आपने भी कोई बनाया होगा तरीका। तो कोई नहीं कैल्शियम मांगेगा आज, ये मेटल की एक्टिविटी सीरीज हो गई। पोटेशियम का सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, ऐसा कैसे, अब आई देखें। यहां पर एक कमाल की चीज है, इनके सबके मास लिख लो पहले। सर मास तो कैल्शियम का ज्यादा है सबसे, लेकिन वो तीसरे नंबर पे बैठा है बेचारा, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है बच्चों। पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, सोडियम की भी 1 है, कैल्शियम की 2 हो गई, मैग्नीशियम की 2 हो गई, एल्यूमिनियम की 3 हो गई। तो इफेक्टिवली इसका इक्विवेलेंट मास 39, इसका 23, इसका 20, इसका 12 और इसका 9। अब ये कमाल की चीज समझा रहा है बच्चों। आप कितने भी इंटेलिजेंट चाहिए, आज जैसे कैल्शियम बहुत इंटेलिजेंट, मास देखो 40 आ रहा है, बट 2 जगह डिवाइड हो रहा है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप फोकस नहीं है, आपका ध्यान कई जगह बंटता है, तो इसका यकीन मान लो एग्जैक्ट आपका टाइम जो पढ़ाई में लगना चाहिए या जितना आपको सक्सेस मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल सकती। और आपसे कम टैलेंटेड आदमी भी अगर ज़्यादा फोकस है तो वो आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। कैल्शियम का मास 40 था,
सोडियम का 23 था, बट फिर भी सोडियम इनसे ऊपर है एक्टिविटी में, बिकॉज वो जो भी काम कर रहा है पूरे फोकस से कर रहा है। इसलिए पढ़ाई करते हुए फोकस करना बहुत जरूरी है। अपने सामने देख लो, 4 जगह डिवाइड हो जाओगे तो इफेक्टिव मास जो रिएक्ट होना है वो कम होता चला जाएगा। समझ में आई बात? एलिमेंट का इस तरह निकालते हैं। अब कंपाउंड का कैसे निकालेंगे भैया, ध्यान से देखते जाना। इक्विवेलेंट मास निकालना समझा रहे हैं यहां पर, और इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया तो नॉर्मेलिटी निकालना तो हंसी खेल हो जाएगा, ये बात भी समझ लेना। अब कंपाउंड में कैसे निकलेगा जी मास? कंपाउंड लेके देखते हैं, कोई भी ले लो कॉम्बिनेशन। आपने ले लिया NaOH। देखो, जब भी इंसान जुड़ता है तो कुछ मिनिमम बातों पे अंडरस्टैंडिंग करता है कि इतनी तो हम जरूर करेंगे। इलेक्शन होते हैं, पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती हैं कि इन बातों पे तो हम एग्री करेंगे। Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए एग्री करा, OH ने एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एग्री करा, कॉमन नंबर हो गया 1। कॉमन नंबर हो गया 1। इस तरह से दोनों जुड़ रहे हैं, तो ओवरऑल मोलर मास अपॉन कॉमन नंबर, इसी को बोल दोगे आप n फैक्टर। फिर से ये ले लो, तो यहां पर कितना 23, 16 और ये तो 40/1। अब देखो बेटा, Na2SO4 ले लो, इसमें 2 Na है, एक SO4 है। Na का वैलेंसी होता है 1, SO4 के ऊपर चार्ज होता है 2। क्या कोई कॉमन नंबर है? नहीं है। अगर कॉमन नंबर नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। अरे वो लगाओ ना यार, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो एक तरह से एलसीएम लगा दो, तो ये आपने लगा लिया, तो यहां मिल गया 2। तो Na2SO4 के मास को अगर आप डिवाइड करो 2 से, तब मिलेगा इक्विवेलेंट मास। तो 142/2 दैट इज 71। डन है बच्चों? एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सोचना फटाफट। सर एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सोचेंगे तो एल्यूमिनियम 3, कार्बोनेट 2, कॉमन फैक्टर कोई नहीं, तो यहां पर 6 हो जाएगा इसका n फैक्टर। तो कंपाउंड के केसेस में जहां पर कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो तो कॉमन देखो भैया, कॉमन नंबर, और कॉमन नहीं मिल रहा मल्टीप्लाई कर दो। जज्बाती क्यों होते हो, बड़ा आसान है चीजें होना। चलिए, एल्यूमिनियम सल्फेट निकालो। फिर वही 6 से डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं गुरु, आसान चीज है। तो इस तरीके से हमने कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालने की कोशिश कर ली। इक्विवेलेंट मास, एग्जैक्ट मास दैट रिएक्ट्स। चलिए, एसिड और बेस किस तरह कंबाइन होते हैं? एसिड वो जो H+ छोड़े, बेस वो जो OH छोड़े। तो एसिड जितने H+ छोड़ेगा वो उसका वैलेंस फैक्टर है, बेस जितने OH- छोड़ेगा वो उसका वैलेंस फैक्टर है। परंतु यहां पर समस्या आ गई फास्फोरस वाले केस में। फास्फोरस वाले केस में कैसे आ गई जी? आनंद देखना बच्चों। फास्फोरस के जब भी एसिड बनाएंगे इस ढांचे का ध्यान रखेंगे, इसी ढांचे से बनेंगे। अब इसमें H3PO4, H3PO3, ये देखो जी H3PO2। अब क्या करें भाई साहब? कुछ नहीं ना यार गुरु, H3PO4 वाले केस में एक ऑक्सीजन तो ये रहा, अब 3 H हैं और 3 O हैं। हाँ तो लगा दो मस्ती से, काहे इतना परेशान हो रही है? लो जी भाई साहब, मस्त। अगला देखो गुरु, अगला वाला है H3PO3। स्ट्रक्चर भी हम समझा देंगे मस्ती से, पी ब्लॉक के अंदर, कोई टेंशन नहीं। यहां पर भी अब बचे क्या, 3 H और 2 O। एक H यहां लगाया, लो जी काम खत्म, H3PO3 हो गया। अब बच्चों एक चीज समझना मेरी, भाई कोई भी एसिड H+ क्यों छोड़ता है? बड़ी सीधी सी बात, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो, सारी केमिस्ट्री में आनंद आ जाएगा। भैया देखो, एसिड वो जो H+ छोड़े, लेकिन वो H+ छोड़ क्यों रहा है? क्योंकि H+ छोड़ने के बाद वो ज्यादा स्टेबल है। तो मेरे बच्चे एक चीज समझना, अगर H+ छोड़ने के बाद स्टेबिलिटी आ रही है तो वो बढ़िया एसिड है। इस चीज को समझिए।
अब यहां पर एक चीज समझना, जो हाइड्रोक्सिल वाला H होगा वही स्टेबिलिटी की तरफ H हटाने के बाद होगा। यहां पर 3 है हाइड्रोक्सिल वाले H, यहां पर 2 हैं हाइड्रोक्सिल वाले H, तो बेटा ये 3 H छोड़ सकता है, तो इसका वैलेंस फैक्टर 3 हो गया। ये 2 छोड़ सकता है, 2 हो गया। OH के साथ वाला H ही छोड़ोगे? अरे सर OH तो बेस होता है। नहीं रे, OH के साथ वाला H छोड़ दिया तो O पे आ जाएगा ना नेगेटिव। हमें स्टेबिलिटी देखनी है, हम अभी इसको समझेंगे एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के अंदर भी। यहां फिलहाल ये समझ लो, यहां पर जितने OH हैं उतने ही H छोड़े जा सकते हैं, और इस वाले में तो समस्या ही गंभीर हो गई है। ये तो बेचारा एक छोड़ेगा। तो यहां देखो फॉर्मूले में H3 दिख रहा था, है ना, तो हमें लग रहा था कि भाई ये भी 3 छोड़ देगा, ये भी 3 छोड़ देगा, वो भी 3 छोड़ देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है भैया, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका बैलेंस फैक्टर 3, इसका 2, इसका 1, ये ध्यान रखिएगा, आनंद तभी आएगा। दूसरी बात, इक्विवेलेंट मास निकालने में एसिड पे और खेल जाएगा वो। भाई कितने फैक्टर से कंबाइन कर रहा है ये देखना है ना। मान लीजिए हमारे पास H2SO4 था, आप कहेंगे सर ये तो 2 H छोड़ सकता है। हमने कहा बिल्कुल जज्बाती आदमी, सुनो पहले, ये 2 छोड़ सकता है, बट आप 2 समोसे दे सकते थे, मैंने एक ही खाना था, तो मैंने कितना लिया? 1 समोसा। आप 2 देना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तो एक ही लेना चाहते हैं। एक्सेप्टर अब मेरे पास एक है, NaHSO4 ले लिया, H2O निकल गया। ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर H2SO4 ने एक ही H छोड़ा है, तो इस केस में उसका वैलेंस फैक्टर भी 1 लिया जाएगा भैया। तो इस पर्टिकुलर केस में इसका इक्विवेलेंट मास 98 ही आएगा। देख लेना कितना रिएक्ट कर रहा है। जज्बाती मत हो जाना कि जी हमें तो 2 पता है, हम तो 2 से डिवाइड कर देंगे। नहीं भैया, देखो रिएक्शन में क्या है। इसलिए ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने बताया है और बताता चलूंगा। ऑब्जर्वेशन गिवन क्या है उसको ध्यान से देखो। IIT, JEE, नीट ये नहीं चेक करते कि तुम कितने सुपर ज्ञानी हो, ये चेक करते हैं गिवन कंडीशन में आपने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम इस तरीके से इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। अब आइए जरा एक बार, इक्विवेलेंट मास तो हमने निकाल लिया बच्चे, हमने मोलैरिटी निकाला था तब मोलर मास लगाया था। कैसे? मोलैरिटी का फॉर्मूला था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत आसान। हमने मोलैलिटी चिपकाई, अरे भैया आप कहां चले, हाँ, हमने मोलैलिटी चिपकाई स्मॉल m, तो हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1/b करा। b क्या था भैया बताओ जल्दी, फटाफट मुंह से फटाफट निकलना चाहिए। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है, बड़ा ही आसान। यहां भी लिया था मोलर मास, यहां भी लिया था मोलर मास। अब थोड़ा सा चेंज किया है नॉर्मेलिटी के अंदर, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ले लिया, वॉल्यूम वैसे ही रखा। यानी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के ज्यादा करीब है क्योंकि वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आया है। चलिए दोस्तों, बहुत ही आनंद यहां तक। तो नॉर्मेलिटी ये होता हुआ। अब एक चीज सोचो बच्चों, यहां पर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, कितने मोल्स होंगे? अच्छा सर, ये तो बड़ा हलवा सवाल है। कुछ बच्चों ने, मैंने ऑक्सीजन कहा तो उन्होंने O2 मानी, तो 32/32 निकाल के 1 मोल निकाल दिया। कुछ बच्चों ने O लगाया, 32/16 2 लगाया, और क्लास में मारकाट हो गई। अबे हम कह रहे हैं 2 है, अबे हम कह रहे हैं 1 है। नहीं भैया, दोनों ही सही हो, रुक जाओ, लड़ो मत, समस्या कुछ और है। मैंने कहा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मैंने ये तो स्पेसिफाई नहीं करा कि आपको क्या लेना है, आपको O2 लेना है या O लेना है। इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए हमने एक नई जुगत लगाई। हमने कहा भैया जहां पर मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर मास है, उस चीज को बोला जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल, और जहां पर एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं वहां बोला जाएगा ग्राम
एटम। कोई दिक्कत, नोट करो फटाफट इसको। डन बच्चों, कोई दिक्कत? तो है ये मोल ही, ग्राम एटम कह दिया इसको और ग्राम मॉलिक्यूल कह दिया इसको, है ये मोल ही। फर्क पड़ गया नीचे मास कौन सा लिया, एटॉमिक लिया या मॉलिक्यूलर लिया। बहुत आसान। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं चलूं तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास विल बी योर ग्राम एटम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विल बी योर ग्राम मॉलिक्यूल। तो मेरे बच्चे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास विल बी योर ग्राम इक्विवेलेंट। हलवा, इतना आसान कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें सेम है गुरु, क्योंकि है तो ये कंसेंट्रेशन एक्सप्रेशन ही। ये यूज करो, लिंक करना सीखो, तब आएगा मजा। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते रहेंगे कि उसको अलग पढ़ेंगे उसको अलग पढ़ेंगे, नहीं भैया, सब लिंक हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, आनंद आता है। तो यहां पर अब हमारा नॉर्मेलिटी क्या हो गया है, तो ये भी मोल्स पर लीटर, बट मोल्स इसमें कौन से कहे जा रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी विल बी योर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो भाई यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन। हलवा है भैया, नॉर्मेलिटी क्या थी, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे बच्चे इक्विवेलेंट मास को और तोड़ो, तोड़ो मतलब ये नहीं हथौड़ा लेके आ जाओ। दिस इज मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर, यही था ना, इनटू 1 अपॉन दिस। वैलेंस फैक्टर ऊपर ले जाओ, वैलेंस फैक्टर इनटू ए बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वीएल। अरे सर ये तो मोलैरिटी हो गया, गजब, बहुत होशियार बालक हो। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी। लो जी, लेट्स सॉल्व इट, इजी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, रिलेशन आ गया किसके साथ, मोलैरिटी के साथ। अब कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस के इंटर रिलेशंस बड़े ही अच्छे से पढ़ लो। आगे बढ़े भाई साहब। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नॉर्मेलिटी का हुआ। सवालों की झड़ी लग जाएगी, ध्यान रखिएगा, अभी पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कहानी छोड़ी थी एक बड़ी प्यारी चीज पे, जिसे कहा जाता है सॉल्यूबिलिटी। भाई सॉल्यूबल एबिलिटी इज सॉल्यूबिलिटी, कौन कितना डिसॉल्व हो सकता है। पहली बात तो लाइक डिसॉल्व, लाइक को ध्यान रखो, हम अपने जैसों में ही तो डिसॉल्व होते हैं। मुद्दा क्लियर है, हम अपने जैसों में ही तो डिसॉल्व होते हैं। अपने जैसों में ही डिसॉल्व का क्या मतलब है दोस्तों, बड़ा ही आसान। मेरे भाई एक चीज समझना, जैसे मैंने कहा भी था, भाई मुझे पंजाबी खाना बहुत पसंद है भाई, ते नान ते छोले ते भटूरे, और तुसी मैनू ले गए कहां पर भैया, एक ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट में, भूखा ही लौटूंगा वहां से, क्योंकि वहां तो मिक्सअप ही नहीं हो सकता ना भाई। मैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्यूट, और नॉन पोलर में, ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक में। फिर भी हम कहते हैं अल्कोहल एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्यूट है जो कहा जाता है पानी से लोगे या सोडे से, क्योंकि आपसे कहा गया पानी से लोगे या सोडे से, इसका मतलब अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है रे, और क्योंकि वो एच बॉन्डिंग करता है। इस विषय में और हम जानकारी लेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं। बट अभी सॉल्युबिलिटी है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम amount of the substance that can be dissolved in given unit amount of the solvent। अमाउंट मतलब वॉल्यूम भी कह सकते हो भाई। एक चीज समझ लेना बड़े ध्यान से, अब 1 गिलास पानी में 2 किलो चीनी घुल गई, उसके बाद चीनी डिसॉल्व नहीं हुई, तो इस समय चीनी की सॉल्युबिलिटी उस अमाउंट ऑफ
या उस वॉल्यूम ऑफ वाटर में 2 किलो है। सीधा कॉन्सेप्ट। सॉलिड घोल रहे हो लेकिन आप तो यार ये, हाँ जी। तो आइए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते होंगे। पहली बात, प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड पे याद आया भैया, हमने सॉल्यूशन से आपका क्योंकि स्टार्ट किया, क्योंकि दूसरे हफ्ते से आए हैं हम। आई होप सॉलिड स्टेट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड तरीके से, वो हम भी पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना, है ना जी। लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं सारा फोकस उस पर कीजिए। जो कहानी अब शुरुआत हो चुकी है एक्सेलरेटेड मोड में, उस पर पूरा फोकस कीजिए, मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं। सारे बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, पूरे कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी, टेंशन नहीं। लेकिन करना आपको पड़ेगा। मैंने कहा था पहले लेक्चर में, सुभाष चंद्र बोस की तरह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे फोकस दो, लगन दो और मेहनत दो। टॉप सीट केमिस्ट्री की मदद से पहुंचाने की पूरी कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। बट ये तुम्हें करना पड़ेगा दोस्तों। ये नहीं कि सर आज हम इस वजह से हम ये क्वेश्चन कर नहीं पाए, मुझे तो बता दोगे, आईआईटी सुन लेगा, एम्स सुन लेगा कि भाई साहब इसलिए नहीं कर पाए थे कि कल्लू की भैंस भाग गई थी। इस तरह के एक्सक्यूज मत देना। जीतने वाला आदमी कभी बहाने नहीं बनाता, कारण ढूंढता है काम करने के, उसको फोकस करके चलो। अपने सामने फोटो लगाओ एम्स की, न्यू दिल्ली की, अगर नीट कर रहे हो तो अपने सामने फोटो लगाओ आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे की, मुझे यहां जाना है। सीबीएसई तो देखो तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं आराम से बता रहा हूं, बस चलते जाना। लिखने का तरीका भी बताऊंगा सीबीएसई में कैसा लिखना है, वहां भी बढ़िया हो जाएगा। वन से टॉपर इज ऑलवेज अ टॉपर, ये ध्यान रखना। लेकिन अपने जहन में रखो कि ये करना है। अब देखो मजेदार, सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर दो, सॉलिड बोलेगा मैं सॉलिड हूं, मुझ पे प्रेशर दोगे, हम हो जाएंगे डिजॉल्व अपने तरीके से। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है सॉलिड के सॉलिबिलिटी पे। हाँ, टेम्परेचर का तो है भैया। टेम्परेचर का क्यों है, आइए जरा ये भी समझ लो। आपने एक सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करना शुरू करा, ये हमारा बर्तन है, यहाँ पर हमारे ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। देखें जरा कलर चेंज हो रहा हो तो किसी तरीके से, ये टेक्स्ट ये सब ये राइट हुआ, कलर किस में चेंज होता है भैया, नहीं हो रहा क्या? हाँ हो गया कलर चेंज, चलिए। तो यहाँ पर आपने सॉल्यूट डाला, सॉलिड, वो यहाँ जाके बीच में फंस गया। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थे, सॉल्वेंट ने जगह दी सॉल्यूट के पार्टिकल को, आओ भाई यहां पर टिको। लेकिन वो जगह तो लिमिटेड थी भाई। थोड़ी देर बाद आप जब डिसॉल्व करते गए सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट ने वो ओवरऑल सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली। अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, अब क्या करें? ये क्या हुआ देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। सुबह पांडे सर की क्लास हुई, फिर बॉटनी के हमारे सर आ गए, उनकी क्लास तरुण सर की बढ़िया हुई, आनंद आ रहा था, थक भी गए थे, काफी कुछ दिमाग में स्टोर कर लिया था, सैचुरेटेड टाइप हो गए थे। जैसे यहां पर सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो रहा, स्पेस पूरा ऑक्यूपाई हो गया, इसी कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आ गया मैं, चलो भाई केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तुमने कहा सर थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा ब्रेक दे दो, कल कर लें। मैंने कहा बत्ती बुझा दूंगा, ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं है, पहुंचना है, मेहनत करो। अब मैंने उठाया डंडा और ले दनादन, पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने क्या बढ़ाया बेटा, टेम्परेचर। क्या बढ़ा दिया मैंने, टेम्परेचर। अब वैसे यहां करा आपने, यहां पर अब हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर। अब सॉल्यूट के जो पार्टिकल जो जगह घेर चुके थे, वो जगह पूरी हो गई थी, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्वेंट के पार्टिकल थोड़ा दूर 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 होने लगे, थोड़ा स्पेस और मिल गया। मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। आप भी जब पिटाई भी तो आपने कहा चलो सर अब 1 घंटा और पढ़ लेंगे, हम और स्टोर कर लेंगे, जगह और खुल गई टेम्परेचर बढ़ाते। लेकिन मेरे भाई 1 घंटे बाद तो बत्ती बुझनी ही थी, क्यों? थक तो रहे ही थे ना।
मैं भी जानता था कि 1 घंटे से ऊपर अब नहीं टिक पाओगे, बट फिर भी मैंने 1 घंटा तो कराया। दैट लेवल इज नोन एज सुपर सैचुरेशन। अच्छा, इसके ज्यादा हीट करोगे तो अब जो ये सॉल्वेंट था, जो लिक्विड फेज में था, ये अब थोड़ा थोड़ा वेपर और फिर गैस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर ज्यादा पढ़ाने लग जाऊंगा तो अब आप बेहोश होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो उतना देख के चलना है। तो सैचुरेशन देन सुपर सैचुरेशन, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। चलो बहुत अच्छा है जी। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे। अब आनंद आना शुरू हो जाएगा, चीजें अब बढ़िया तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जरा ध्यान देना, आज के लेक्चर में पूरे में जो मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन में क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ोगे, वो सारे टॉपिक एक ग्लांस में लूंगा और फिर एक एक टॉपिक को अच्छे से पकड़ पकड़ के उसके सवाल और उसके कॉन्सेप्ट को डीप डाउन जाएंगे। जितने बालक एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो आज का ही लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि सारी बातें बता दूंगा और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं नहीं, कल कर लूंगा। और जितने बच्चे नीट वाले में आ रहे हैं उनको और आनंद है, ये सारा करके कल एनसीईआरटी वाला पूरा कर लें, मजा आ गया। जो बच्चे जेईई मेन के लिए चल रहे हैं वो एनसीईआरटी क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर जो मैं लेवल लूंगा उसको ले लेना, और जो एडवांस जा रहे हैं वो मेरे सारे लेक्चर की एक एक बात को बड़े ध्यान से समझ के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना अलॉन्ग विद डीपीपीस। डीपीपीस के भी आपको मैं अलग अलग लेवल दूंगा चीजों के लिए। चलिए बच्चों, अब आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। हेडिंग लगा लो फटाफट। यहां पर 3 बातें ज्ञान के तरीके से ली जाएंगी। भाई पहला है गैस इन गैस। गैसियस मिक्सचर। डाल्टन बाबू आए, हुआ क्या, मान लो अब हम सारे एक कमरे में कैद हैं और हम उस कमरे की दीवारों पे धक्केबाजी कर रहे हैं, मतलब धक्का लगा रहे हैं। अब क्या हुआ जी, उस कमरे की दीवारों पे जब धक्केबाजी कर रहे हैं तो सारा प्रेशर क्या है, जो टोटल प्रेशर है उस कमरे की दीवारों पर, वो हम सबके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर हो गया। यस और नो? फिर वो सोचो समोसे वाला एग्जाम्पल, मैं, पांडे सर, प्रतीक सर, गौरव, अलग सर, प्रतीक सर, तीनों लोग समोसे खाने गए। ध्यान से सुनना, मैंने खाए 2 समोसे, अलग सर ने भी 2 समोसे, प्रतीक सर ने 1 समोसा। टोटल समोसे हो गए बच्चों 5। टोटल समोसे हो गए बच्चों 5। टोटल बिल हो गया 5 इंटू 15, 75। मेरा बिल कितना है? अरे 2 खाए ना सर आपने, तो 2 इंटू 15, 30 हो गया आपका। गौरव का पार्शियल बिल हो गया 2 इंटू 15, 30 रुपीज। इसको निकालने का एक और तरीका है, पार्शियल बिल को निकालने का। मैंने ओवरऑल समोसे कितने खाए? 2। कितने में से? 5 में से। टोटल बिल कितना था? 75। काट दिया, 30 आ गया। अरे हाँ सर, ये भी तो हो गया। तो गुरु 2/5 क्या था? समोसा फ्रैक्शन। मैंने कितने खाए अपॉन टोटल कितना था, तो वो था समोसा फ्रैक्शन। तो समोसा फ्रैक्शन इंटू टोटल बिल विल बी माय पार्शियल बिल। पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और ये समझाया किसने हमें? डाल्टन साहब ने। समोसे हमने खाए, समझा इन्होंने दिया, कोई नहीं, चलो चलता है। विदेशी चीजों की हिंदुस्तान में कदर बहुत होती है, तो डाल्टन लॉ हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान। तो जितनी गैसेस मिली हैं, ध्यान से सुनना, जितनी गैसेस मिली हैं सबका पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा, और टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन कर दो तो पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक तरह से पार्शियल प्रेशर जो गैस का था वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। यस और नो? तो अगर मोटा मोटा समझा जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए गैसियस मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डन? चलिए अगला उठाते हैं। अब लेते हैं गैस इन
अ लिक्विड सॉल्वेंट। तो गैस इन लिक्विड, सिंपल। देखो मेरे बच्चों, यहां पर अब मेरे भाई एक कक्षा 11 में एक चैप्टर था, थोड़ा एक घुट पानी लेंगे, सॉल्यूशन की बात चल रही है भाई। कक्षा 11 में एक चैप्टर था भैया, इक्विलिब्रियम, जबरदस्त, और वो सबको अच्छे से आना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के अंत में जब मैं सारी चीजें मिक्स कर दूंगा, आपको सब समझा दूंगा आनंददायक स्थिति से, तो मैं सारा फिर इक्विलिब्रियम से ही पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम से ही सॉल्यूशन बताऊंगा, इक्विलिब्रियम से ही काइनेटिक्स बताऊंगा, इक्विलिब्रियम से ही थर्मो, तो इक्विलिब्रियम से ही हमारा इलेक्ट्रो, क्योंकि बेस चैप्टर वही। और सवाल अगर कोई दुर्दांत सवाल बनता है, भयानक सवाल बनता है, तो इसी कॉम्बिनेशन से बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं। अब देखो जरा मुद्दे की बात, यहां पर डाला हमने, एक था हमारा सॉल्वेंट, ठीक है जी। अब कुछ लोग कहते नहीं, ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट, क्या आपको गिलास खाली दिख रहा है या भरा हुआ? केमिस्ट्री वाला बच्चा कहता है दोनों ही बावले हो। अगर गिलास में जो अब आधा खाली आधा भरा कुछ नहीं है, उसमें आधा पानी होगा तो आधे में तो एयर होगी भाई साहब, गैस तो है ही, तो खाली गिलास तो कभी भी नहीं है। अगर पानी नहीं भी है तो उसमें एयर तो है ही, गैस तो है ही। तो केमिस्ट्री वाले सबसे बड़े ज्ञानी, ना वो ऑप्टिमिस्ट ना पैसिमिस्ट, वो है केमिस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो अब एक चीज समझो, इसी बर्तन में ढक्कन लगा दिया, ये रहा सॉल्वेंट, मस्त, ठीक है। विजुलाइज करना बच्चों। देखो मैं जानता हूं आजकल क्या हो रहा है कि भैया एडिटिंग हो रही है वीडियो की शानदार, और उसमें काफी चीजें ऐड की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। देखो भाई, सब कुछ अगर दिखा दोगे ना, तो एज ए न्यूरो साइंटिस्ट मैं ये जानता हूं कि बच्चा डम हो जाएगा। सिर्फ विजुअलाइजेशन जो सामने दिख रहा है वही, खाली मूवी देख के आपको ज्ञान नहीं मिलता है इतना, क्योंकि आपका खाली ऑसिपिटल लोब ही काम कर रहा होता है ढंग से। प्रोसेसिंग करनी है तो अपने आप में लिंकिंग करो। इसलिए जब मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, ये समझाऊंगा, तो इससे समझने की कोशिश करना। इसलिए मैं पूरा ये ध्यान रखता हूं कि आपका बोर्ड पे ही, इसलिए मैंने कहा था कि क्लास कितने लेके चलो, आनंद आता जाएगा। ये पानी था भैया, और इसके ऊपर थी गैस, कलर चेंज करेंगे तभी आनंद आएगा। देखो, आहा ग्रीन, आहा रंगीन पेज हो गया भैया। ये था गैस। अब कुछ एक गैस के पार्टिकल इसके अंदर भी थे, एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व्ड एंड अनडिसॉल्व्ड गैस पार्टिकल। ऑब्वियस सी बात है, इस वाले हिस्से में गैस के पार्टिकल ज्यादा थे, ऊपर एयर में गैस के पार्टिकल ज्यादा थे, सॉल्वेंट में कम थे। ठीक है गुरु। अब भाइयों, आपने यहां पर प्रेशर लगाया, पिस्टन डाल के थोड़ा प्रेशर लगाया मेरे भाई। अब आपने इस गैस के पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगा दिया। याद एक साहब थे, ली शैटेलियर, उन्होंने ज्ञान बांटा था कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाएंगे। यहां से चलिए, दिल्ली से चल दिए भाई साहब, दिवाली पे छठ पूजा के लिए चल दिए हम पटना की तरफ। अब 2 डब्बे थे भैया ट्रेन के, एक डब्बे में हम चढ़े, बट वहां पर और लोग भी चढ़ने लगे, भयंकर प्रेशर होने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, साथ वाले डब्बे में जहां पर लोग कम है, हमने कहा वहां चलो भैया, क्या पता सीट मिल जाए। तो जब भी प्रेशर बढ़ता है तो मोर क्राउडेड से लेस क्राउडेड की तरफ जाता है आदमी, ज्यादा भीड़ से कम की तरफ। पार्टिकल भी यही करते हैं, ज्यादा भीड़ से कम की तरफ। तो अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया आपने, तो वो जो इक्विलिब्रियम अच्छा खासा बना हुआ था उसमें बवाल हो गया। अब क्या हुआ, पार्टिकल जो गैस के थे वो अपने यहां से अंदर चले गए। इसका मतलब प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी गैस पार्टिकल की बढ़ गई। ये वही तो है गुरु। आज हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं लेकिन दूर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भैया ऐसा है, कल तक पहले दोनों लेक्चर में जो पढ़ाया है उसको अच्छे से कर लो। नहीं आपने समझाया, मैंने आपसे पूछा और आप नहीं बता पाए, तो तगड़ी तुड़ाई होगी भाई साहब। बढ़ा दिया मैंने प्रेशर, अब पढ़ोगे। प्रेशर बढ़ाऊंगा तभी पढ़ोगे। अब वो प्रेशर मेरा मान लो या अपना मान लो, बात तो बड़ी सीधी सी है। ये मान के चलो गौरव सर सामने बैठे हैं और बहुत मारेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर देखो पढ़ाई कैसे होती है। मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रहा है। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे सब्सटेंस, आपका सब्जेक्ट मैटर दिमाग में ज्यादा जाएगा। तो यही बड़ी सीधी सी बात थी। ये बात को कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा बढ़ जाती है, ये हम भी समझ गए, लेकिन इसका क्रेडिट ले गए भाई साहब हेनरी। पहले समझा रहे थे समोसे खा के तो ले गए थे डाल्टन, अब ले गए भाई हेनरी।
और ये हो गया हेनरीज लॉ। बच्चे अभी फिलहाल क्योंकि ब्रीफ दे रहा हूं तो समझ में आ रहा है, मैं अब इसका डेरिवेशन बताऊंगा तो और आनंद आएगा। जनरली आप देखो तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट आपको क्या दिया हुआ है आपके सिलेबस में कि भैया बड़ा सिंपल है, P इज इक्वल टू के एच एक्स चिपका रखा है, वेयर एक्स इज योर मोल फ्रैक्शन, कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होगा इस सॉल्वेंट में भी वो भी उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर मतलब डिपेंड करेगा। ये के एच क्या है? हेनरी भाई का कांस्टेंट। मैं आपको यहां से यहां कैसे आया ये जरूर बताऊंगा। मैं जानता हूं कई बच्चे बोलेंगे सर प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स से काम हो जाना चाहिए ना, ज्यादा क्यों इसको खींच रहे हो? अरे भैया हम खींच नहीं रहे, कॉन्सेप्चुअली लेके जाएंगे, कोई भी फालतू चीज नहीं कराएंगे, घबराओ नहीं। तो पहले वो बता रहे हैं जो बिल्कुल ही नेसेसरी है आपके लिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ना नीट में चलेगा, ना जेई मेन में, ना बोर्ड में। बट उसके बाद जब हम एडवांस वाली चीजें लिंक करेंगे चैप्टर में ही करेंगे, ये नहीं कि बाद में करेंगे। सॉल्यूशन चल रहा है तो यही करेंगे ना टॉपिक वाइज, बाद में क्यों करेंगे भैया? बाद है ही कहां, टाइम ही कितना है, एक्सेलरेट में नहीं बैठे हो तुम, तो करना है भैया। चलिए पहले तो अब यहां समझ गए कि प्रेशर पे ही पार्शियल प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट के अंदर भी, गैस के ऊपर। तो यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस फिर से मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर गया सॉल्वेंट के अंदर भी। अरे यार ये तो बात गैस इन गैस में डॉल्टन साहब अंक भी कह रहे थे, यही तो मेन बात थी, यही बात ये चिपका रहे हैं, यही तो मेन बात है। तो दोनों सेम ही तो बात कह रहे हैं। हाँ जी, फर्क खाली ये है डाल्टन गैस इन गैस था, हेनरी गैस इन लिक्विड है। दोबारा बोलो, डाल्टन गैस इन गैस था, हेनरी गैस इन लिक्विड है, यही बढ़िया मजा है। अब इतना हो गया तो आगे चलते हैं मेरे भाई। अब लिक्विड इन लिक्विड समझेंगे। सर लिक्विड इन लिक्विड, हाँ जी भाई मिस्सिबल होते हैं ना, काहे इतना परेशान हो रहे हो? अभी नहीं बताया था हमने वो अल्कोहल वाला एग्जाम्पल? जरा जज्बाती मत हो जाना, खुश मत हो जाना ज्यादा, मुद्दे वाली बात समझो। दो हमने अपना लिक्विड ले लिए प्योर फॉर्म में, जैसे पानी ले लिया खाली प्योर, जैसे ये रहा पानी प्योर ले लिया, चलो पी भी लो इसको एक बार। अब आनंद आएगा जी, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट क्या है। हमने एक बर्तन लिया, उसमें भर दिया पानी। अभी तक तो पार्शियल पार्शियल प्रेशर हो रहे थे, गैस का पार्शियल प्रेशर, गैस का पार्शियल प्रेशर, लो जी अब आ गया नया धमाल। वेपर प्रेशर। ये क्या होता है सर? वेपर क्या होता है सर? अरे बड़ा आसान है रे, जुकाम होता है तो स्टीम लेते हो ना, वेपर से जाते हैं, है ना? वही वेपर फिर जाके वो जो सारा बंद हो चुका होता है उसके अंदर जाते हैं और उस सेमी सॉलिड चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, रास्ता खुल जाता है। मैगी बनाते हो वेपर ही तो जाते हैं, जो वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है थोड़ा उसको सॉफ्ट कर देते हैं, वेपर अंदर एंट्री लेके। ध्यान से देखो, खाना बन रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वेपर प्रेशर कुकर में डाला, वेपर आए, उसको सॉफ्ट कर दिया। सॉफ्ट कैसे कर दिया? थोड़ा दूर कर गया ना उसको, तो सॉफ्ट हो गया। पर ये वेपर होता क्या है सर? अरे कुछ नहीं है भाई, यहां पर पानी रखा और हीट करना शुरू कर दिया। देखो गैस जब सॉल्वेंट में डाला था तो प्रेशर का इंपैक्ट देखा था, टेम्परेचर का देख लो। सॉलिड में तो टेम्परेचर ने सॉल्युबिलिटी बढ़ाई थी, यहां बढ़ाएंगे तो जो डिजॉल्व गैसेस थी वाटर में वो निकलना शुरू होंगी। अभी क्लास के बाद चाय बनाना, वाह वाह चाय हमें पीनी है, उसमें गैस के जो होंगे, देखो थोड़ी देर बाद जब उबलना शुरू होगा तो बुलबुले बनने शुरू होंगे, बुलबुला रे बुलबुला, तो बुलबुले बनने शुरू हो। और जब बुलबुले बनने, अब एक सीधी बात सोचो भाई, ज्यादा उसको बॉइलिंग पॉइंट तलेगा तो बड़े अग्रेसिवली बुलबुले निकलेंगे धुआंधार तरीके से, ठीक है? वो डिजॉल्व गैसेस टेम्परेचर बढ़ाने पर बाहर निकल रही हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है इन सॉल्वेंट, सॉलिड की बढ़ती है, ध्यान रखना।
और ये जो बुलबुले वाला कॉन्सेप्ट बताया इसको भी ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी, प्रेशर कम होगा तो गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। हेनरीज लॉ की जब एप्लीकेशन पढ़ोगे तो वहां बताऊंगा आपको मैं कि जब वो स्कूबा डाइवर कूदते हैं पानी में तो क्या क्या उनके साथ घटित होता है, इस पर बड़ा जिक्र होगा अभी। तो यहां हमने हीट करना शुरू कर दिया, यहां हमने हीट करना शुरू करा तो ये जो पानी के पार्टिकल थे इन्होंने उठा ली काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी उठाते ही भागना शुरू कर दिया। सर काइनेटिक एनर्जी उठा के भागना शुरू कर दिया, ऐसा कैसे? आपकी सीट जहां बैठे हो उस सीट के नीचे आग लगाऊं, क्या करोगे? भागोगे ना, या बैठे ही रहोगे भैया? जब भी टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल दौड़ना शुरू कर देते हैं भाई साहब, भागो, एनर्जी ज्यादा है, निकालो इस एनर्जी को। अच्छा जी, अब एक पार्टिकल जो यहां था बीच में और एक था सरफेस पे, इस पे चारों तरफ से प्रेशर था, इस पे नीचे से प्रेशर अलग है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये ध्यान रखना। ऊपर वाला पार्टिकल जो सरफेस पे आया है, आया तो बीच में से ही निकल के है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जन्मजात वो टॉप पे था, नहीं भैया, मेहनत करी है, बाकी लोगों को उसने धक्केबाजी करी है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने के लिए अपनी बढ़ाई है, तब जाके टॉप सरफेस पे पहुंचा है। इसी के ऊपर जो प्रेशर लगता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल प्रेशर का जो वेरिएशन था, उसकी वजह से जो एक टेंशन क्रिएट होती थी उसे कहते थे सरफेस टेंशन। क्लास 11th में था, कहाँ था सर? क्लास 11th में, किताब में होगा, हमने नहीं पढ़ा, यही तो मुसीबत थी। कोई गल नहीं, नहीं पढ़ा, अब बता रहे हैं। वो जो इमेजिनरी फोर्स थी जो सरफेस पे लगती है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन, बिकॉज प्रेशर वेरिएंस है। देखो इस पे नीचे से कुछ और प्रेशर है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक है, तो दोनों प्रेशर में वेरिएंस है, इस वजह से ये हमारा सरफेस टेंशन है भाई के पास। चलो खैर वो मुद्दा नहीं है यहां पर। तो आपने नीचे से हीट दी, पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ता गया, पार्टिकल धीरे धीरे दूर होते गए, वेपर बनते गए। सर ये तो इवेपोरेशन बता रहे हो? हाँ जी पाजी, यही है इवेपोरेशन। जनरली भी चलता रहता है लेकिन हीट करने पे फास्ट हो जाता है, वेपर बनने शुरू हो गए। बट फिर इक्विलिब्रियम तो चाहिए। यहां पर इक्विलिब्रियम क्या होगा? व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उस दौरान जो प्रेशर वेपर्स इसकी दीवारों पर लगाएंगे, वेसल की, क्लोज कंटेनर है भाई, ओपन मत कर देना, नहीं तो वेपर उड़ जाएंगे, काहे का प्रेशर? प्रेशर तो तभी आएगा जब बंदिश होगी। अगर आज ये टॉपिक खत्म नहीं करा तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। अब आया प्रेशर, बंदिश आई, मस्त खाना मिल रहा है, मस्त आराम मिल रहा है, काहे का प्रेशर है रे? बंदिश लगाओ, बाउंड्रीज बनाओ, डेडलाइन बनाओ, तब आएगा प्रेशर। और नहीं बना पाते तो मैं रखता हूं सेशन, क्लासेस चल रही हैं, इसके साथ एक सेशन रखूंगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेईई, क्या कीमत चुकानी पड़ेगी आईआईटी में जाने के लिए। बेटा अभी समोसा खिलाए थे ना, तो उसके लिए 15 रुपए खर्च करे थे ना, कीमत चुकानी पड़ती है तब कोई चीज मिलती है। अगर कीमत नहीं चुकाओगे तो नहीं मिलेगी। समोसा तो 15 रुपए में आ गया, आईआईटी की सीट पैसे से नहीं आएगी, कीमत कुछ और है। मेडिकल की सीट पैसे से नहीं, कीमत कुछ और है। तो बिना कीमत चुकाए समोसा नहीं मिलता, करियर मिल जाएगा। किसी गफलत में मत रहना, मेहनत जरूर करना। देखो ध्यान से, आपके वेपर्स जब निकले तो उन वेपर्स ने जाके उस क्लोज कंटेनर की दीवारों पर धक्के मारे, जब धक्के मारे उसी धक्के को फोर्स पर यूनिट एरिया आपने प्रेशर कहा, वही वेपर प्रेशर है। लेकिन वेपर प्रेशर की मस्त डेफिनेशन क्या है, लिख लीजिए। प्रेशर exerted by the vapors on the walls of the container
एट इक्विलिब्रियम। हर समय नहीं भैया, एट इक्विलिब्रियम। प्रॉपर डेफिनेशन दिमाग में बैठ जानी चाहिए विद द प्रॉपर कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन। अगर गड़बड़ हुई बस फिर देखो, ये तो वेपर प्रेशर हो गया। अब दो चीज समझो, वॉलेटाइल क्या होता है? जो उड़ जाए, जो वेपर बना दे। अरे क्लास 10th में एसएसटी थी, हम कहते थे भाई एसएसटी है बेवफा, रात पड़े सुबह सफा। एसएसटी है बेवफा, रात पड़े सुबह सफा, क्यों कहते थे? फिर हम कहते थे एसएसटी इज अ वेरी वेलेटाइल सब्जेक्ट। उड़ जाता है जी, जैसे तैसे दिमाग में बिठाते हैं, उड़ जाता है। तो जो वेपर बना दे वो वॉलेटाइल, जो ना बनाए वो नॉन वॉलेटाइल। दोबारा बोलो मेरे साथ, जो वेपर बना दे वो वॉलेटाइल, जो ना बनाए वो नॉन वॉलेटाइल। तो पहले आइए वॉलेटाइल की ही बात करते हैं, इसका मिक्सचर बनाते हैं, फिर आगे चलेंगे। मस्त था पानी, ये रहा पानी, क्लोज कंटेनर। प्योर पानी भाई साहब, हमारे शहरों का नहीं कि H2O के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मुफ्त मिल रही हैं। ना ना नारे, प्योर पानी H2O सॉल्वेंट। इसका वेपर प्रेशर ले लिया P0A, प्योर था ना तो P0A। एक और ले लिया भैया सॉल्वेंट, उसका भी ले लो, प्योर वेपर प्रेशर P0B। दोनों को मिला लिया है भैया। अरे आनंद आ रहा है बिल्कुल। ध्यान से देखना, ये यहां से बाउंड्री थी, टॉप लेवल वाले पार्टिकल वेपर फेज में पहुंचना शुरू कर रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तो टॉप वाले की थी, सबसे पहले तो वही वेपर फेज में जाएगा। यहां पर आ गए, यहां के पार्टिकल थे ए, यहां के पार्टिकल थे बी, और यहां हो गए ए बी ए बी ए बी ए बी। लो जी सुनो जी, तो ये ए बी हो गया भाई साहब। ये ढक्कन ऊपर लगाना है, क्लोज कंटेनर होगा तभी वेपर प्रेशर की बात करोगे। ओपन हो गया तो बत्ती बुझ जाएगी, वेपर ही उड़ जाएंगे। लो जी हो गया काम, ऐसे नहीं करना है। अब यार एक बात बताओ, ये दोनों मिल गए तो सॉल्यूशन बन गया। ये लो पीएस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? आप कहोगे जी ये लो ना P0A और P0B कर दो। काहे रे, ऐसा क्यों कर दोगे भाई? अभी तक तो अकेले अकेले थे ना, यहां भी अकेले, यहां भी अकेले, यहां तो हो गए भैया क्या, अब दो बालक एक साथ। जब तक स्टेटस सिंगल होता है आदमी का तब तक तो वो ठीक है, जैसे ही वो डुअल पे आता है तो उसमें रिपल्शन आना भी आरंभ हो जाता है। कुछ बातें पसंद होती हैं, कुछ ना पसंद, तो अट्रैक्शन भी होगा तो रिपल्शन भी होगा। दोस्ती होती है तो अट्रैक्शन भी होता है तो रिपल्शन भी होता है। तो यहां पर अट्रैक्शन भी रहेगा तो रिपल्शन भी रहेगा। तो इसका मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये कर दूं ना रे। तो क्या करें, कुछ नया बनाते हैं, सोचते हैं। P0A को इस वाले केस में बोल दो PA और इसको बोल दो PB, ठीक है। अब दोनों का कितना कितना मिलाया है ये भी तो देखा जाएगा चाचा, बड़ी सिंपल सी बात है। ये तो डाला था 10%, ये डाल दिया 90%, तो वो भाई साहब छा गए इलाके में। ओवरऑल तो प्रेशर उन्हीं के वेपर्स का छा गया फिर तो। नहीं समझे ये चीज है भाई साहब, ये ध्यान रखना। वो ज्यादा है जो अब तो यानी सर ये तो फिर आप फिर से मोल फ्रैक्शन पे चले गए। हाँ जी, हम फिर से मोल फ्रैक्शन पे चले गए। पीए जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एक्सए के, और पीबी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एक्सबी के। ये एक्सए एक्सबी क्या है, ये एक्सए एक्सबी। अरे मोल फ्रैक्शन है भाई, पहला लेक्चर भूल गए, लगाए भी थप्पड़ एक। ये ध्यान रखो बेटा। देखो बच्चे, मैं प्रेशर देता हूं फिजिकल क्लासेस में, मैं डांटता भी हूं, पुशअप भी लगवाता हूं बच्चों से, बिल्कुल सही है। क्योंकि अब कई लोग कहते हैं कि जी, आजकल तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, कहते हैं कि नहीं जी प्रेशर नहीं होना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं होता। अगर लोहा, गरम लोहा हथौड़े की मार से डरेगा तो तलवार नहीं बन पाएगा। अगर आप प्रेशर से डरेंगे, डांट से डरेंगे, अपने पेरेंट्स की मार से डरेंगे, तलवार नहीं बन पाओगे। जंग खाए लोहे की तरह कहीं कोने में पड़े होगे। प्रेशर जरूरी है। यहां पर पीए हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सए पे, पीबी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सबी पे, और
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाना है तो पीए को पी नॉट ए एक्स से बताना है और पीबी को पी नॉट बी एक्स बी बताना है। सर पी नॉट, अरे प्योर था ना रे, कांस्टेंट था ना रे, काहे परेशान है, वो लगा अभी और डेरिवेशन में खुल के आएगा, टॉपिक वाइज जब आऊंगा, अभी ओवरव्यू समझो। तो मेरा पीएस क्या हुआ जी? सर जी पीएस आपका हो गया पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी प्लस करके पी नॉट बी एक्स बी। सर घुमा फिरा के बात तो वही कर गया यार कि वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल किसके हो गया? मोल फ्रैक्शन के। अरे 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 अरे, और ये जो आया है यही मेरा राउल्स लॉ है। तीन तीन बालक, पहले आए डाल्टन, ये आए थे डाल्टन, इन्होंने समझाया पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन गैस इन गैस में। फिर आए हेनरी, गैस इन ए सॉल्वेंट, बात यही थी। फिर आ गए राउल्स, थोड़ा कहानी लेकर घुमा के वेपर प्रेशर पे, बात फिर भी यही थी। कुछ भी कह लो बात तो यही रहती है। ठीक है दोस्तों, आनंददायक स्थिति बिल्कुल, कोई परेशानी किसी बालक को, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये राउल्स का कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन ये दोनों वॉलेटाइल थे। अगर इसमें होता कोई नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि आपके सिलेबस में तो नॉन वॉलेटाइल है, इन केस ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सर हम बताएंगे, बताओ भैया। सर पीएस आपका हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब चूंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो पी नॉट बी तो जीरो हो गया। अरे ज्ञानी हो रे, पी नॉट बी तो जीरो होना ही था। क्यों? क्योंकि भैया ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर नहीं बनाता है, ये वेपर नहीं बनाता है, ये नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में जीरो है रे, खत्म। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। गजब, थोड़ा खेलते हैं, प्रेशर की टर्म को एक तरफ ले जाओ। पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। कंप्लीशन हम मानते हैं मिनिमम जीरो मैक्सिमम वन, तो वन से माइनस करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। वन से किया माइनस, ये हो गया पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए। सर वन माइनस एक्स ए, ये तो एक्स बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है रे। और ये पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए हो जाएगा। क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? एक तो वॉलेटाइल था ही, ये था जी सॉल्वेंट, ये था वॉलेटाइल, इसमें घुस गया सॉल्यूट जो था नॉन वॉलेटाइल। एक एग्जांपल समझते हैं। हम इस रूम में बैठे हैं और इस रूम में मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। अचानक से हमने खिड़की से देखा बाहर गॉडजिला घूम रहा है और गॉडजिला इसी रूम पे अटैक करने आ रहा है। क्या करें? गॉडजिला से बचना है, हमने भागना शुरू करेंगे। 10 लोग थे, भागना शुरू करा। लेकिन सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या हुआ? अब इस रूम में 50 लोग हैं, फिर गॉडजिला बाहर है, फिर भागना शुरू करेंगे। किस केस में जल्दी भाग पाएंगे? जब 10 लोग थे, सिंपल। जब 10 लोग थे तब जल्दी भाग पाएंगे, तो ज्यादा भाग पाएंगे तो वेपर भी अच्छे बना पाएंगे। जब खाली वॉलेटाइल सॉल्यूट था तो उसके पार्टिकल ज्यादा निकल रहे थे, वेपर प्रेशर मस्त था। नॉन वॉलेटाइल ऐड हो गया, बीच में आके फंस गया। अब बीच में आके फंस गया तो पार्टिकल का निकलना कठिन हो गया, वेपर निकलने कम हो गए। वेपर निकलने कम हो गए, इसका सीधा सा मतलब था कि वेपर प्रेशर कम हो गया। डन है?
और वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका सीधा सा मतलब था, ध्यान से समझना, कि पी नॉट ए ज्यादा था, पी एस कम था। पी नॉट ए माइनस पी एस बताता है क्या? लोअरिंग, कितना लोअर हुआ विद रिस्पेक्ट टू दी पी नॉट ए, ये रिलेटिव हुआ, परसेंटेज वाइज देखा तो रिलेटिव हुआ, और ये डिपेंड करता है एक्स बी पर। अब बच्चों यहां पर एक चीज समझना, ये जो मैंने लिखा इसको मैं कह दूंगा, क्योंकि लोअरिंग तो थी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, तो इसे कह दूंगा भैया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। फोकस करना, RLVP जा रही है किसके बराबर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। किसके बराबर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे आनंद आता हुआ, यहां पर एक धमाकेदार टर्म यूज करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या है सर? अरे कुछ नहीं, बड़ी आसान चीज है। इस चैप्टर के अंदर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो। देखो इस चैप्टर में क्या मजा है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन बढ़िया से आनी चाहिए, हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड आई, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। हो गया सॉल्यूशन मेरे भाई। और इसी सबको पढ़ते चले जाएंगे, इसी को डिटेल में भी पढ़ेंगे, आनंद आ जाएगा। विद इन अ वीक चैप्टर आपके हाथ में, लो जी जय माता दी, काम खत्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दी प्रॉपर्टीज विच सोलली डिपेंड। ये सोलली क्या होता है बेटा? सिर्फ इसी पे। सोलली डिपेंड्स, सोलो होता है ना, सोलो ट्रैवलर अकेला, ऐसे सोल ली यानी सिर्फ इसी पे। सोलली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। पहली वाली आपको मैंने बता दी, दैट इज RLVP। एक और समझते हैं आज, देखते हैं जरा कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चे देखो, वैसे चारों कौन कौन सी हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर है जी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर है जी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर है जी ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली वाली बता दी, दूसरी वाली और समझ लो। आज के सेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे अगली बार, और उसमें सारा निपटा के ओवरव्यू, यानी बाकी दोनों, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और अपना, फिर अपना जो है वेंट ऑफ फैक्टर। और फिर मैं शुरू करूंगा एक एक करके। पहले हेनरीज लॉ लूंगा, पूरा डिटेल समझाऊंगा अलॉन्ग विद प्रॉब्लम। फिर राउट्स लॉ लूंगा, उसके डेविएशन क्या है, डेल्टा एच डेल्टा वी पे क्या फर्क है, थर्मोडायनेमिक्स किस तरह रिलेट है, वो सब बात करेंगे, ग्राफिकली समझेंगे, आनंद आएगा। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल आ जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी, नीट और जेईई मेंस के सवाल आ जाएंगे, और फिर जेईई एडवांस का सेशन फिर हो जाएगी। नमस्ते। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सर ये वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड गैस की तरफ बढ़ जाता है। अरे भाई साहब क्या आसानी से बता दिए हैं। देखो भैया, पहली बात, लिक्विड से गैस बनना चाहोगे, वेपर पहले बन रहे हो, बनना चाहोगे तो सबसे पहले दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट इफेक्टिवली वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड और गैस स्टेट का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। अरे सिंपल बताते हैं, वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कैसे भला? ये रहा ढक्कन, ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रहा सॉल्वेंट, हमने लगाई आग, इसके बने वेपर, और इसका था वेपर प्रेशर। बाहर था 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने 100 डिग्री तक पानी को हीट कर दिया जी, इसका भी वेपर प्रेशर हो गया 1 atm। हमने कह दिया जी ऐसा है भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जज्बाती हो गए, ज्ञानी हो गए, लेकिन अब हमने इसमें डाल दिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो जाके फंस गया इंटरमोलिकुलर स्पेसिस में।
उसने पार्टिकल नहीं निकलने दिए, ना रे ना ना ना, वेपर प्रेशर हो गया कम, वेपर प्रेशर हो गया कम। अब 100 डिग्री पर हीट कर रहा हूं तो यहां पर मिल रहा है सिर्फ 0.8 atm, 0.8 atm। क्यों? पहले 100 डिग्री पर ज्यादा वेपर निकल रहे थे, ज्यादा वेपर प्रेशर था, जल्दी बराबर हो रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। परंतु अब 100 डिग्री पर यहां पर क्योंकि एसोसिएशन बढ़ गया, वेपर प्रेशर एसोसिएशन बढ़ता है तो कम होता है, तो कम वेपर निकले। 100 डिग्री पर कम वेपर निकले तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया, 0.8 रह गया। क्या अब 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होगा? ना, हमें और हीट करना पड़ेगा। लेट से 120 तक ले गए, तब जाके ये 1 atm हुआ। देखो पहले था बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर हो गया 120 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज T2 माइनस T1, T2 क्या है फाइनल, T1 क्या है इनिशियल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। सर मोलैलिटी, हमें पता है मोलैलिटी क्यों यूज किया आपने, मोलैरिटी क्यों नहीं यूज करा? बेटा यहां पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, और अगर टेम्परेचर वेरी करता है सो यू कैन नॉट यूज मोलैरिटी और फॉर से नॉर्मेलिटी। वाई? दोनों में वॉल्यूम है मेरे दोस्त, बत्ती लगा देगा टेम्परेचर, क्योंकि वेरी कर रहा है तो वॉल्यूम भी वेरी करेगा, तो आपकी यूनिट भी खराब हो गई। ऐसी यूनिट लेते ही क्यों हो जो खराब हो जाए? तो हमने लिया मोलैलिटी। क्या लिया बच्चों? मोलैलिटी। ये T2 माइनस T1, T2 बड़ा था इसलिए हमने खाली, एक्चुअली हमने एलिवेशन देखना है, माइनस तो हम नहीं चाहते, हम तो एलिवेशन इतने फैक्टर से बढ़ गया। इसे कह देंगे डेल TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इसको बोला तो KBM, where KB is what? Molal elevation constant. So मेरे दोस्तों, आई होप जो मैंने आज अभी इस लेक्चर में समझाया है ये अच्छे से समझ में आया है। इसको फिर रिवाइज करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? नॉर्मेलिटी पहले पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीप डाउन घुस गए सॉल्यूशन में, ओवरव्यू चल रहा है चैप्टर का। पहले पढ़ा डाल्टन्स किस तरह से था, फिर पढ़ा हेनरी किस तरह से था, फिर देखा राउल्ट्स किस तरह से था, फिर देखा तीनों ही एक थे। फिर वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझते हुए घुसे, RLVP पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। अब पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंट ऑफ फैक्टर। उसके साथ चैप्टर का ओवरव्यू खत्म। फिर हम NCERT के सवाल लगा देंगे, वो भी खत्म। उसके बाद फिर आएंगे डीप डाउन एक एक टॉपिक के ऊपर। अब एक एक टॉपिक पे चलते चले जाएंगे, सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। उसके बाद DPP चलेगा और टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखिएगा।